नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। लखनऊ विधान परिषद में सीएम योगी ने अपने अभिभाषण के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला किया। सीएम ने बोला है कि सपा औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। सुनिए। क्या है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम ही किया। ये लोग संविधान की बात करते थे, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पौधाओं का नाम मिटाने का काम किया। कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए और कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। खैर, एक और अच्छी खबर की बात करते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव में इन दिनों जबरदस्त जुगलबंदी चल रही है। योगी जहां शिवपाल को चच्चू बुलाकर चुटकियां लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल कह रहे हैं कि उनका तो काम ही है नाम बदलना। स्पेशल रिपोर्ट। जगत चचा शिवपाल, चच्चू ने दिया योगी को जवाब। मुख्यमंत्री जी राजनीति मुद्दा बनाना चाहते हैं। चच्चू चच्चू कहकर मेरे नाम की माला जपते हैं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। रोज सदन में देख रहे होगे, हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं। ये केवल नाम बदलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं। हम समाजवादी नाम नहीं बदलते। अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पर लोग कभी बदलते नहीं। चचा हमारे विधायक हैं के बाद आजकल यूपी की सियासत में चच्चू चच्चू चल रहा है और सियासत के नए चच्चू हैं अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव। वैसे तो यादव परिवार में चचा शिवपाल का जलवा है ही। अब तो चचा शिवपाल योगी को भी खासा पसंद हैं। तभी तो विधानसभा के हर सत्र में योगी चचा पर चुटकी लेते हैं और सदन में चकल्लस और ठहाके खूब गूंजते दिखाई देते हैं। खैर, इस बार का माजरा अब आप समझिए कि है क्या। हुआ ये कि सूबे के मुखिया योगी ने चचा शिवपाल के कुंभ स्नान पर बात रखी। कहा 2013 में आपको जाने नहीं दिया और मैंने मना नहीं किया। मैं भौचक हूँ, 2013 में आपको वहाँ जाने नहीं दिया गया था।
इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की। व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे। अब योगी ने चच्चू की चुटकी ली तो चच्चू शिवपाल कहाँ चुप रहने वाले थे। बोले, इन बीजेपी वालों के पास काम ही कुछ नहीं सिवाय नाम बदलने के। आजकल मेरे नाम की माला जपते रहते हैं। रोज सदन में देख रहे होगे, हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम बदल। वैसे योगी ने शिवपाल यादव पर पिछले दिनों भी चुटकी लेते हुए कहा था कि भतीजा आपसे इतना डरा रहता है, भयभीत रहता है कि आपको हर बार गच्चा दे देता है। चचा बेचारे हर बार मार खाते हैं। वैसे शिवपाल तो शिवपाल है, कहाँ चुप रहने वाले थे। कहते हैं कि गच्चा तो आपने भी दिया, 3 साल तो आपके भी संपर्क में रहा, लेकिन आपने भी गच्चा ही तो दिया। आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया। वैसे शिवपाल यादव का नजाकत भरा सुरीला अंदाज ही है कि आजकल वो यूपी ही नहीं जगत के चच्चू बने हुए हैं। देखते हैं योगी और शिवपाल में ये प्यारी मस्खरी भरी नोकझोंक कब तक चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे, अब बीएसपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीएसपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आज एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने ही भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बाहर, और यानी कि उनसे ये पद छीन लिया। मायावती ने आनंद कुमार से जिम्मेदारी वापस ले ली है। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेशक वो बने रहेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आनंद कुमार रणधीर बेनीवाल बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। रामजी गौतम रणधीर बेनीवाल नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश के पिता आनंद कुमार के पर कतरे गए हैं। पहले आकाश को माया ने पार्टी से बाहर निकाला और अब उनके पिता को। लेकिन सवाल कई तरह के हैं कि आखिर मायावती के मन में क्या चल रहा है। क्या पार्टी कमजोर होगी इस फैसले से? कौन भीतरघात कर रहा था? कई प्रश्न हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ। केदारनाथ के लिए रोपवे प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। तकरीबन 13 किलोमीटर का ये लंबा रोपवे बनेगा। हालांकि इस दूरी को तय करने में 8 से 9 घंटे लगते थे जब जो श्रद्धालु हैं वो पैदल जाया करते थे, लेकिन अब जो है ये दूरी 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट 6 साल में पूरा होगा। 4081 करोड़ रुपए की कॉस्ट इस प्रोजेक्ट पर आएगी और यात्रा सीजन में माना जा रहा है कि इससे वृद्धि होगी। श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको इसका फायदा होगा और पर्यावरण के अनुकूल भी माना जा रहा है। इसे आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी, स्थानीय व्यवसाय को लाभ होगा, आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। पूरे 6 महीने तीर्थयात्रियों की आवाजाही जो है वो इस पर बनी रहेगी। हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हेमकुंड साहिब के भी बारे में भी आपको बता दें, श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी दूरी तय करने में भी लंबा समय लगता था। 22 से 23 किलोमीटर जो है श्रद्धालु पैदल जाते थे गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए, लेकिन अब जो है ये दूरी जल्दी पूरी हो जाएगी। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के हैं, तो 6 साल का समय लगेगा और एक बड़ी राहत के तौर पर, इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4000
4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चारधाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं, वो टाइम पीरियड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में 6 साल का वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दे दिए हैं। गुटखेबाजी पर हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी और वो खासा नाराज हुए थे। उन्होंने निर्देश दिए। सदन में गुटखा थूकने के बाद स्पीकर के निर्देश, विधानसभा में गुटखे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है और फाइन की प्रक्रिया भी रखी गई है। सदन में इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कारपेट बदलाई, कैमरे से पता चल जाएगा, लेकिन उसका हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है, कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में एक छात्रा को हिजाब पहनकर आने पर 12वीं की परीक्षा देने से रोका गया था, जिसके बाद मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरी स्टोरी स्पेशल रिपोर्ट में। सर्कुलर मिलता है हमें स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैंने यूनिफॉर्म कोड पूरा फॉलो किया था। एग्जाम हॉल में 2 उसूलों का टकराव। परीक्षा तभी देंगे जब पहनेंगे हिजाब। परीक्षा वर्सेस पहचान का संग्राम। हिजाब की जंग, ड्रामा मैक्सिमम। मेरठ का परीक्षा हॉल अब सिर्फ एक परीक्षा केंद्र ही नहीं, बल्कि एक विवाद का अखाड़ा भी बन चुका है। 12वीं की छात्रा को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोका गया और अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब ये मामला सीधे प्रशासन तक पहुंच चुका है। मैं CBDAV में मेरा इस साल सेंटर पड़ा है 12th क्लास का। मैं वहाँ पर फर्स्ट एग्जाम देने गई तो उन्होंने कहा कि हेयर स्कार्फ पहना होता है। मैंने इस्लामिक हेयर स्कार्फ में हिजाब करती हूँ, तो उन्होंने कहा इसे रिमूव करना होगा। मैंने इनकी बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि CBSE ऑब्जर्वर्स जो आते हैं उन्होंने रूल्स के खिलाफ है, ये आप नहीं जा सकते। जबकि जो सर्कुलर मिलता है हमें स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैंने यूनिफॉर्म कोड पूरा फॉलो किया था। और सर ये तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम कर सकते हैं। आपको बता दें कि परीक्षा के पहले दिन ही उसे आगे हिजाब ना पहनने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद छात्रा ने 2 परीक्षा तो किसी तरह दे दी, लेकिन 21 फरवरी को फिजिक्स का जब पेपर हुआ और 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर हुआ, लेकिन स्कूल से सख्त हिदायत मिली कि अगर छात्रा हिजाब पहनकर आई तो आगे की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगला पेपर गणित का है, 8 मार्च को होगा। CBSE के परीक्षा केंद्र CJDAV इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल की माने तो छात्रा से हिजाब हटाने के लिए उस वक्त कहा जाता है जब बोर्ड की चेकिंग टीम आती है। स्कूल की तरफ से हिजाब हटाने के लिए उसे नहीं कहा गया है और अगर भविष्य में फिर से चेकिंग टीम आती है तो उसे हिजाब हटाना होगा। दूसरी तरफ छात्रा का 8 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम है। अब देखना होगा कि ये विवाद और आगे कहां तक जाता है। क्या छात्रा अपना एग्ज़ाम ठीक से दे भी पाएगी या फिर उसका एग्ज़ाम भी इसी विवाद में सिमट कर रह जाएगा। छात्रा ने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन या चेकिंग टीम उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर भी नहीं जाने देगी तो वो परीक्षा नहीं देगी। जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन स्कूल प्रशासन अभी भी अपने नियमों पर कायम है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या छात्रा को एंट्री मिलेगी या फिर परीक्षा केंद्र के दरवाजे हमेशा उसके लिए बंद हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का जिक्र करते हैं। खबर बलिया से। थाने में सुभाषपा नेता उमापति के साथ जो पिटाई हुई थी वो मामला DIG आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। दारोगा रंजीत विश्वकर्मा, सिपाही शैलेश सस्पेंड हुए हैं। थाने में बेरहमी से पिटाई के मामले में ये दोनों सस्पेंड किए गए हैं। SHO संजय सिंह के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। खाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बड़ा लोग।
आँख से मरले वालों दिखाई नहीं खे देता मता। कहाँ ले गए? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था। कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था। एक थप्पड़ कान पर मारे हमको कस के। मारने के बाद हमारे लड़के को सामने 20 लाठी मारे हैं। सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं। ये बताइए आप लोग कि आपके लड़के के सामने कोई मारेगा तो कोई परहेज करेगा? ठीक है भाई, प्रशासन है, मारे पकड़े चाहे कुछ करे, मारे तो अच्छा नहीं ना है। गलती किए होंगे कुछ बच्चा आपका? गलती तो किए हैं, नाहक में फंसाए हैं लोग। प्रशासन के सामने हम लोग इतना नहीं बोल पाएंगे ना। किस चीज से मारे? तबलाक से। सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। आरोप नहीं ना लगा रहे हो? नहीं, आरोप क्यों लगाएंगे? और दरोगा और सिपाही क्यों नहीं कह रहे हैं? ठीक। एक एसआई हैं रंजीत विश्वकर्मा, तो आए हैं और एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के प्रभारी भी हैं, उमापति राजभर जी, उनको थाने में ले जाके और बेरहमी से इनको मारा पीटा गया था। उसमें कल मैं जब सुना तो भाग के यहाँ आया 5 की कोतवाली में। वहाँ से हमने कप्तान साहब को फोन भी किया। कप्तान साहब आज कोतवाल से भी बड़ा बोले, सीओ साहब को लगाए, एसडीएम साहब भी भाग के आए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बलिया से खबर आ रही है, एसबीएसपी कार्यकर्ता उमापति राजभर की पिटाई का मामला जो है 7 मार्च को बांसडीह थाने का घेराव होगा, ये ऐलान कर दिया गया है। अरविंद राजभर ने ऐलान किया है, कार्यकर्ता के सम्मान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। दारोगा सिपाही ने एसबीएसपी कार्यकर्ता की पिटाई की थी, अभी आपने सुना। मेरे संज्ञान में यह भी आया था कि मारपीट के दरमियान जो हमारे विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर के कंधे पर पीला गमछा था, वो पीला गमछा जो हमारी आन बान सम्मान है, वो हमारा स्वाभिमान है। पीले गमछे को कांस्टेबल और एसआई ने जमीन पर फेंकने का काम किया था। यह मामला संज्ञान में आने के बाद जब हमने माननीय कप्तान महोदय से बातचीत के बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल किया, जांच में यह चीजें सही पाई गई। मैं अपने हर एक कार्यकर्ता का सम्मान हम लोग स्वतः करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना संज्ञान में पश्चिमांचल के जनपद फर्रुखाबाद से आया हुआ था, वहां भी इसी प्रकार का मामला था और उस मामले का संज्ञान स्थानीय कप्तान ने लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए उन दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। मैं आग्रह करूंगा कि अगर इस घटना को ध्यान में रखते हुए हमारे श्री उमापति राजभर जी के सम्मान पर जो आंच आई हुई है, उसको लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी त्वरित कार्रवाई चाहती है। अगर कल शाम तक उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ और एसडीएम महोदय के स्टोनों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मैं स्वतः डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, अपने जनपद बलिया के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के हम लोग स्वतः कोतवाली बांसडीह को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं और किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि हमारे किसी भी पदाधिकारी या किसी भी कार्यकर्ता के सम्मान के साथ छेड़छाड़ हो, किसी भी कार्यकर्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। तो अब 7 मार्च का इंतजार करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। गाजियाबाद से खबर आई है, अंसल बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। डायरेक्टर प्रणव अंसल विकास यादव पर केस, अमित शुक्ला समेत अनेक लोगों के खिलाफ केस, बीएनएस और प्रिवेंशन दर्ज कराई गई एफआईआर। जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वहां पर इनके द्वारा जो वादा किया गया था या जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें वो वहाँ डेवलप नहीं कर रहे हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं कि अगर किसी को एक प्लॉट देने की बात थी उनसे पूरा पैसा भी ले लिया और उनको प्लॉट नहीं दे रहे हैं। प्राधिकरण की ओर से जो उनका दायित्व था कि वहाँ पर EWS बनाएं, ये भी सूचना प्राप्त हुई कि जहाँ EWS बनना था वहाँ उन्होंने प्लॉटेड करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त लगातार वहाँ पर जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ का जो ग्रुप हाउसिंग
बन गई हैं, बनने की प्रक्रिया में उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो प्राधिकरण ने इन्फोर्समेंट जो हमारा जोन 5 है उनसे जांच कराई और ये पाया कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। 25 फरवरी 2025 को एनसीएलटी ने एक ऑर्डर किया है जिसमें अंसल के जो डेटर्स हैं, वो जो अंसल के बकायेदार लोग हैं, वो लोग गए थे एनसीएलटी में। तो एनसीएलटी ने मोरेटोरियम इम्पोज किया है। हम लोग को इस संबंध में उच्च स्तर पर समीक्षा बैठक हुई जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जो भी अनियमितताएं हैं अंसल द्वारा की गई हैं उनको देखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसके क्रम में हम लोगों द्वारा कल गोमती नगर पुलिस थाने में एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। इस एफआईआर में जो भी एलडीए की ऐसी बंधक ज़मीन थी जिसको बिना अनुमति लेके और अनियमित रूप से इनके द्वारा विक्रय किया गया है उसके संबंध में, और जो गांव सभा की ज़मीन है और जो सीलिंग की ज़मीन है जिसका इनका बिना पैसे इसके जमा किए गए या बिना लीज डीड किए गए विक्रय किया गया है, उसके संबंध में हम लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से आ रही है। कुंभ में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का सम्मान, आगरा रेंज के पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ। आईजी आगरा ने उन्हें सम्मानित किया है। सम्मान समारोह का बाकायदा आयोजन किया गया था जहां पर सम्मानित किया गया। आईजी दीपक कुमार ने पुलिसकर्मियों को इनाम दिया। कुंभ में ड्यूटी करने वालों को अच्छी जगह पोस्टिंग भी मिलने की बात हुई है। आगरा में आईजी कार्यालय पर यह पूरा कार्यक्रम हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महाकुंभ में पूरे विश्व के सनातन धर्म के 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमारे डीजीपी सर के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक ऐसा अद्भुत काम किया जो कि शब्दों से परे है, जिसको कि शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे रेंज के, हमारे 3 जिले के 800 पुलिसकर्मी जो फॉलोअर से लेकर के एडिशनल स्पीकर थे, वो लोग इस कुंभ में उन्होंने भी अपनी 2 महीने से ज्यादा की मेहनत दी, अपनी सेवा दी, 24 घंटे उन्होंने काम किया। उनके उत्साहवर्धन के लिए आज एक बड़ा खाने का आयोजन किया गया है और उन सभी को एक प्रशस्ति पत्र और जिन लोगों ने वहाँ अच्छे कार्य किए उनको नगद पुरस्कार से हमारे रेंज में सम्मानित किया गया। जिन पुलिसकर्मियों ने महाकुंभ को सकुशल संपन्न करवाया, त्रिवेणी में करीब 65 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान करवाया, अब उन पुलिसकर्मियों को सम्मान मिलने वाला है, बेहतर पोस्टिंग मिलने वाली है। आईजी दीपक कुमार ने सभी जिलों के जो जिले हैं रेंज में आते हैं उन्हें कप्तानों को निर्देश कर दिए हैं कि उन पुलिसकर्मियों को जो वहाँ तैनात रहे, लंबी ड्यूटी की है, उन्हें बेहतर पोस्टिंग दी जाए। साथ ही सभी का सम्मान भी आईजी ने किया है। सहयोगी बबलू के साथ सुजय, भारत समाचार, आगरा। आगरा के बाद रायबरेली की बात कर लेते हैं। रायबरेली में पीट कर युवक की हत्या का मामला, पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे परिवार वाले। एसपी ऑफिस के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही का परिवार वालों ने आरोप भी लगाया है। पानी लगाने गए युवक को दबंगों ने जमकर पीटा था। लालगंज कोतवाली के पूरे अजब मजरे एहार की ये घटना है। बाहर रखवाइए ना। अरे पानी लगाने हमारे भाई गए थे खेत में, वहीं उन लोगों ने मारा है, उसे जान से मार दिया। किन लोगों ने? चौधरी प्रदीप, मतलब उर्फ चौधरी, मतलब प्रदीप नाम है, उर्फ चौधरी। घटना कब की है ये? कल रात 8 बजे की। आप लोग थाने गए थे? हाँ गए थे। क्या कार्रवाई की गई वहाँ? वहाँ मतलब वो लिखा गया लेकिन बोले नहीं कि हम लोगों को हेक दिया है वहाँ से। आज कहाँ पर आप लोग आए? हम लोग वहाँ फिर गए थे सुबह, लेकिन वहाँ से फिर से भेज दिया हम लोगों को, जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। दीपक मिश्रा हमारे साथ इस पर बातचीत करेंगे। रोहित हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं। रोहित, क्या था ये पूरा विवाद? क्या कोई पुरानी रंजिश की बात सामने आई है? जरा बताइएगा डिटेल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बताया जा रहा है जो मृतक युवक है वो खेत में पानी लगाने गया था, तो पानी वाली पाइप में बाइक चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसपे जो है दबंगों ने जो उसकी पीट कर हत्या कर दी। जिसके बाद जो है पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जैसे ही पोस्टमार्टम कर शव जो परिजनों को मिला, परिजन जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, वहां पर शव रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। परिजनों की मांग है जो आरोपी उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। वहीं अगर बात करें तो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बदायूं से आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हुई है। टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई।
हुआ है इसमें एक बच्चा जरूर घायल हो गया और उसमें 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और जो 2 लोग, एक बच्चा था एक व्यक्ति और था, उसको जाकर तुरंत तत्काल पुलिस ने जो CST में वहां भर्ती कराया और उसको जिला अस्पताल में भेज दिया गया। हालांकि अगर इसके शहर पर तीनों में से अगर किसी के शायद हेलमेट पहने हुए होते तो हम लगातार भारत समाचार ये अपील करेगा सबसे कि जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, शायद ये अगर यहाँ पर हेलमेट पहने हुए होते तो इस तरीके की घटना घटित ना होती, शायद हेड इंजरी से ही इनकी मौतें हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम का विषय है, PM रिपोर्ट में निकल के आएगा। हालांकि पैर भी टूट गए हैं, हाथ भी टूटे हैं और काफी कुचल गई डेड बॉडियां, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सामने बात ये निकल के आ रही है सिर में काफी गंभीर चोट लगी है। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, इन घायलों को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इनका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है तेज रफ्तार की निकल के आ रही है और जो है सबसे जो मेन चीज है वो हेलमेट को निकल के आ रही है। अगर हेलमेट शायद ये लोग पहने हुए थे तो शायद ही मौत नहीं होती। जी, ये बात है और लगातार अपील भी की जा रही है कि आप लापरवाही ना करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर झांसी में RPF GRP पुलिस को चेकिंग में सफलता मिली। झांसी में ट्रेन में पकड़ी गई 1 करोड़ की चांदी, 90 किलो वजन की चांदी की सिल्लियां हैं। समता एक्सप्रेस में सीट के नीचे मिली चांदी। नागपुर से आगरा चांदी को लेकर जा रहा था युवक। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर इसकी बरामदगी होती है। कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 पर समय लगभग 11:45 पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। इसकी तलाश करने पर उसके पास से लगभग 90 किलोग्राम 800 ग्राम चांदी बरामद हुई है, जिसको वह अवैध रूप से ले जा रहा था। उससे पेपर्स के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। इससे GST के अधिकारी को सूचित किया गया है और 90 किलोग्राम 500 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की बाजार के में आकी जा रही है। यह व्यक्ति नागपुर से मथुरा से इस चांदी को ले जा रहा था, जो इससे पूछने पर इसके द्वारा बताया गया है। बागपत से बड़ी खबर आपको बता दें, सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई और चाय की दुकान में ये ब्लास्ट होता है। दुकान में रखा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। खेकड़ा थाना क्षेत्र के कस्बे की ये घटना है। तो देखिए, सिलेंडर ब्लास्ट, जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन हाँ, माली नुकसान हुआ है। सामान जो है वो काफी और इससे प्रभावित हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विभूति खंड वेब सिनेमा के पीछे आग लग गई। मोटर गैराज में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की पहुंची गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में मोटर गैराज का सामान भी जल गया। आप जानते हैं, पार्ट्स होते हैं व्हीकल्स के और बहुत आसानी से आग पकड़ते हैं। कई बार टायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ऐसी संभावनाएं हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं